नमस्कार। आज हम लोग अपने साक्षात्कार प्रोग्राम में लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विद्वान आचार्य डॉक्टर विपिन पांडे जी को अपने साक्षात्कार हेतु अपने संस्थान में आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर विपिन पांडे जी, नमस्कार। जी प्रणाम। मेरा आपके इस कार्यक्रम में बुलाने का मकसद जो है वो ये है कि बच्चों के दिमाग में आज एक भ्रांति पैदा कर दी गई है कि ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और ज्योतिष को लेकर के जो फलित कथन किए जाते हैं या गणतीय गणनाएं की जाती हैं ये कपोल कल्पित होती हैं, इनमें इनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि विश्व के जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उन सभी में ज्योतिष पढ़ाई जाने लगी है, और उन सभी विश्वविद्यालयों में आज एक महत्वपूर्ण कोर्स के रूप में ज्योतिष को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भारत के आम जनमानस में जो ये भ्रांति है कि ज्योतिष जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक कपोल कल्पित भ्रम है। इस विषय में आपका क्या मत है? मैं आपका मत जानना चाहता हूं। आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है और आज यह सबसे ज़्यादा प्रासंगिक विषय भी हो गया है। ज्योतिष, आयुर्वेद और योग यह भारत की प्राच्य विद्याएं रही हैं और सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विद्याएं रही हैं। ज्योतिष के लिए देखा जाता है सामान्य रूप से ज्योति क्या है? प्रकाश का विज्ञान है। ज्योति शब्द जो है, ज्योति में ईसन प्रत्यय लगाकर ज्योति शब्द बना हुआ है। और हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्र में कहा गया है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहितश्च यज्ञ तस्माद् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेद सवेत यज्ञम। यह जो वेद हैं, वेद का काम क्या है? यज्ञ कार्य कराना। यज्ञ क्या है? यज्ञ किस पे निर्धारित है? यज्ञ काल पर निर्धारित है, और काल का निर्धारण कहाँ से होता है? ज्योतिष से होता है। तो यह ज्योतिष जो है वो टाइम के मैनेजमेंट का विज्ञान है, समय की गणना का विज्ञान है। पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि ज्योतिष है क्या। उसके बाद हम इस पर आएंगे कि कौन इसको स्वीकार करता है, कौन इसको इनकार करता है। जो लोग इनकार करते हैं वह भी पहले एक बार ज्योतिष जान तो लें सच में क्या है, उसके बाद वो इनकार करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। या उसके बाद अगर वो स्वीकार न करें तब भी मैं पूछूंगा कि आखिर क्यों आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। तो वस्तुतः ज्योतिष काल की गणना का विज्ञान है, समय के कैलकुलेशन का विज्ञान है। अब समय का कैलकुलेशन क्या है? जैसे आज का दिन, आज हम लोग देखते हैं, अभी आज कौन सा दिन है? तो शुक्रवार है। भारतीय हिंदी में इसको शुक्रवार कहेंगे, संस्कृत में इसके लिए भृगुवारम कहेंगे, अंग्रेजी में जाएंगे तो फ्राइडे कहा जाएगा, जर्मन में जाएंगे कोई और शब्द प्रयोग होगा, फ्रेंच में जाएंगे कोई और शब्द प्रयोग होगा। सब के सब आज को शुक्रवार ही कहेंगे। शब्द सबकी भाषा बदल जाएगी, लेकिन शुक्रवार या फ्राइडे या ऐसे ही कोई शब्द होगा जो शुक्र से जुड़ा शब्द होगा। लेकिन वस्तुतः आज शुक्रवार क्यों है, इसका कारण भारतीय ज्योतिष ही बता सकती है। भारतीय ज्योतिष की प्राचीन पुस्तक आर्यभट्टीयम में, अथवा भारतीय ज्योतिष की सूर्य सिद्धांत में, अथवा भारतीय ज्योतिष की केतकरीय ग्रह गणितम में स्पष्ट लिखा है कि सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा चलती होती है उस दिन का नाम वही रखा जाता है। जैसे आज सूर्योदय के समय शुक्र की होरा थी, इसलिए आज शुक्रवार हो गया। कल अगले दिन कल का क्या होगा? कल सूर्योदय के समय शनि की होरा चलती रहेगी, इसलिए शनिवार हो जाएगा। परसों सूर्योदय के समय रवि की होरा चलती रहेगी, इसलिए रविवार हो जाएगा। तो भारतीय जो भी वार का क्रम है, जो वार का सिस्टम है, यह बाकायदे आर्यभट्टीय में स्पष्ट लिखा है। तो यह जो वार का क्रम है यह पूरी दुनिया मानती है। हफ्ते में 7 दिन सारी दुनिया मानती है, वीक में। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण भारतीय ज्योतिर्विज्ञान में भारत के आर्यभट्ट ने स्पष्ट लिखा है। बस यह है कि पिछले 1000 सालों से, 1500 सालों से भारत अपने मौलिक विज्ञान से विमुख हो गया। बहुत दिनों तक भारत गुलाम रहा। बहुत लोगों ने उसके शास्त्रों को समेट दिया, या बहुत सारा जला दिया या हटा दिया। और भारत के लोगों को भी अपने शास्त्र को अध्ययन करने का या अपने शास्त्र को चिंतन करने का समय कम मिल पाया, इसीलिए हम लोग थोड़ा विमुख हो गए। दूसरी अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने अभी कहा कि जैसे हमारे शास्त्रों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, या हमें भ्रमित कर दिया गया, या हमारे देश की ये जो धरोहर थी इसको विदेशी आक्रांता लूट ले गए। तो उस स्थिति में जब हमारे पास वो आधार ही खत्म हो गया
जिसके आधार पर हम अध्ययन किया करते थे, या तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की पूरी पांडुलिपि ही जला दी गई, तो उस स्थिति में जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी इस ज्ञान को कैसे अर्जित करेगी, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय के संग्रहालय वादि में जो आप लोग व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के स्वरूप में आने वाली पीढ़ियों को आप वो ज्ञान कैसे देंगे जिस ज्ञान की पांडुलिपि या तथ्य लोग लूट ले गए, जला ले गए या उन्होंने नष्ट कर दिया? उसके लिए आप निश्चित ही भारतीय जो नई परंपरा ज्योतिष के ज्ञान की परंपरा के लोग हैं उसको आधुनिक तरीके से धीरे धीरे समाज के सामने ला रहे हैं। बस अंतर इतना है कि इसके नाम पे तमाम लोग गलत लोग भी हैं, तमाम सारी चीज़ें गलत भी आती हैं, उनसे लोगों में भ्रम फैलता है, उनको लगता है कि ज्योतिष जो है गलत चीज़ है। तो जब सही लोग धीरे धीरे शास्त्र सम्मत विषयों को समाज के सामने लाएंगे, समाज को बताएंगे, तब हमारे समाज को पता चलेगा कि हमारे शास्त्र में कितनी गंभीर बातें लिखी थी, कितनी अनुकरणीय विषय लिखे थे, कितना महत्वपूर्ण विषय लिखा था। जैसे आज देखिए, इस समय हम लोग सामान्य वस्त्र पहने हैं। अभी 3 महीने पहले हम लोग जनवरी फरवरी दिसंबर में वो अपने वुलन कपड़े पहनते हैं, इसलिए कि तब हमें जाड़ा लगता है। 1 महीने बाद जून जुलाई में क्या होगा, हम लोग और हल्के कपड़े पहनेंगे। यह क्या है? यह सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग पोजीशन जब पृथ्वी के समक्ष होती है उसी के अनुरूप ऋतुएं होती हैं। अलग अलग ऋतुओं में, जैसे इस समय वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु है तो मौसम जो है समशीतोष्ण हो गया है। जब शीत ऋतु थी तो मौसम में ठंडी थी। अब फिर वर्षा ऋतु आएगी तो मौसम थोड़ा जलवृष्टि होगी और उसके साथ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी तो प्रचंड गर्मी रहेगी। इस तरीके से अन्य ऋतुओं के साथ हम अपने को ऋतुचर्या के अनुरूप हम लोगों ने अपने को रखा था। धीरे धीरे जो प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतिकूल लोग गए और कृत्रिम व्यवस्था में चले गए, उसका प्रभाव रहा कि बहुत सारे हम लोग अपने शास्त्रों से, अपनी चीज़ों से विमुख होते गए। धीरे धीरे अपनी शास्त्रीय परंपरा को, जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत हमारे शास्त्र की, बहुत सारी चीज़ें तो जल गई, बहुत सारी चीज़ें विनष्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें चुरा ली गए। अभी भी जर्मनी के लोग बहुत अध्ययन कर रहे हैं हमारे शास्त्र पे, हमारी ज्योतिष पे बहुत गंभीर रिसर्च पेपर उनके आ रहे हैं। भारत में हमारे यहाँ उसकी तुलना में कम अध्ययन हो पा रहा है। तो एक तो राष्ट्र को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन विद्याओं को प्रमोट करे, इन जो भी शास्त्रीय परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। तो आपका कहना इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी है वो इस विधा के द्वारा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर क्या समाज को कोई लाभान्वित भी कर सकती है, या ये विषय बस सिर्फ स्वांता सुखाए है, अपने निजी मनोरंजन का विषय है? इस विषय में आपका क्या? ये जो नई पीढ़ी है जब इसको जानेगी और इसको प्रचार प्रसार के तरीके पे ले जाएगी, तब तो यह दुनिया, तब उसी समय भारत तो पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु की स्थिति में बनकर उभरेगा। क्योंकि भारत के सामने जो चीज़ें हैं, जब कोई भारतीय विद्यार्थी यह पूछेगा कि आज कौन सा दिन है, और कोई दूसरे देश का व्यक्ति बताएगा आज फ्राइडे है, जब भारतीय पूछेगा फ्राइडे है क्यों, और उसको नहीं पता होगा, जब इंडियन बताएगा कि दिस इज द रीजन फॉर फ्राइडे, ये आर्यभट्ट में कहा गया है, तब उसकी समझ में आएगा कि आखिर हम लोग कितने गंभीर थे और हमारे समय में 3वीं शताब्दी में कितना गंभीर चिंतन हुआ था, या उसके पहले कितनी गंभीर बातें कही गई थी। तो यह सही है कि जब हमारी नई पीढ़ी हमारे शास्त्र को जानेगी, उसको लेके तैयार होगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी, तो पूरी दुनिया में उस नई पीढ़ी का केवल उसको तो आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि यह विद्या, यह केवल ये नहीं है कि दूसरों को प्रचार प्रसार किया जाए, इसका पहले तो ये जो ज्ञान है ये समृद्ध्यानंद भी देता है और शांत्यानंद भी देता है। जो भारतीय विद्याएं हैं, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, यह समृद्ध्यानंद भी देता है और शांत्यानंद भी देता है। जो आधुनिक विद्याएं हैं वह समृद्ध्यानंद देती हैं तो शांत्यानंद खत्म कर देती हैं, इसलिए कि व्यक्ति इतना भौतिकता में डूब जाता है कि वो फिर तमाम सारी गलत कुप्रवृत्तियों में लग जाता है और फिर उसकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। इसलिए जिस दिन भारत का युवा इसको जानेगा, इसको समझेगा, इसको समाज के सामने ले जाएगा, वह समृद्ध भी होगा, लोग उसका सम्मान भी करेंगे और वह शांत्यानंद भी प्राप्त करेगा और फिर उससे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होगी।
इसमें एक प्रश्न और है पंडित जी, कि जैसे हमारे जो पहले राजा लोग होते, जैसे आप अभी जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पीछे आपके देखिए जयपुर के राजा द्वारा बनवाया गया ये चक्र है, जिसके द्वारा हम लोग ग्रह नक्षत्रों की गति देखते थे, या जिसको अब जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है, या जो भी चीज़ें हैं। तो इस विद्या को राजाओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन आज इस विद्याओं को हिंदू धर्म का पार्ट मान लिया गया है। और जब इन विद्याओं को, इन सनातन विद्याओं को हिंदू धर्म का पार्ट मान लिया गया है, तो शासन सरकार इन विद्याओं के विकास में बिल्कुल रुचि नहीं लेती है। उनका कहना है भारत एक सेकुलर देश है, ऐसे में किसी धर्म विशेष की विद्या के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ये विज्ञान है, ये धर्म का पार्ट नहीं, जबकि ये एक विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व में ज्योतिष, पूरे विश्व में हमारी जो सनातन ज्ञान है, सनातन जीवन शैली के जीने का तरीका है, उस पर रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश के अंदर, जहां पर अपने सनातन ज्ञान, वैदिक ज्ञान को अनावश्यक धर्म से जोड़ करके उसको छिपाया, उसको नष्ट किया जा रहा है, वहां पर वह कौन सा मार्ग हो सकता है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने सनातन ज्ञान को विकसित कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान से लाभान्वित? जी, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बड़ा गंभीर भी है और समाज के लिए उपयोगी भी है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी चीज़ें हैं, वह धर्म विशेष के लिए है या क्या है। वस्तुतः पहले तो धर्म शब्द भारत में बड़ा व्यापक है। धारणात् धर्मम इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। धर्म वह है जो धारण करे, जो समाज को धारण करे, जो प्रजा को धारण करे। धर्म वह नहीं है जो कुछ लोगों को बांट दे कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये जौन है। जो भी मानवीय है, जो मनुष्य है, हमारा जो भारतीय सनातन धर्म है, वो ये कहता है कि मनुष्य समाज का सबसे उत्कृष्ट प्राणी है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं, चींटी जैसे जो जीव हैं, जो पृथ्वी पर रेंग के चलते हैं, उनकी भी चिंता करे। उनसे ऊपर जो पशु पक्षी हैं, उनकी भी चिंता करे। उनसे ऊपर जो मनुष्य हैं, जो गरीब मनुष्य हैं, उनकी भी चिंता करे। हर प्राणी की चिंता करे। इस तरीके से हमारा भारतीय सनातन परंपरा यह कहती है कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो सभी मनुष्य तो सुखी हो ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः होना ही चाहिए। अन्य प्राणी भी, अन्य जीव भी सब सुखी रहें और सबके सुख की चिंता हमें करनी चाहिए और हम करते हैं। तो इसलिए कभी यह तो जिस दिन सब लोगों को क्लियर होगा कि वस्तुतः कोई हिंदू धर्म जैसी बात नहीं है, यह जो जिसको हिंदू धर्म माना जाता है, यह सनातन शाश्वत मानवीय या प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, जिसको ऋत कहा जाता है। अपने वैदिक साहित्य में ऋत शब्द प्रयोग किया गया था कि जो भी मानवीय प्रवृत्ति है, जो भी प्राणी जगत की प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप रहना ही ऋत है। तो उस ऋत के अनुरूप चलना, उसी से ऋतु शब्द आया। ऋतु के अनुरूप हम लोग अपने वस्त्र आदि बदलते हैं। तो जब लोगों को यह पता चलेगा कि यह जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, और योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये जो वो है वेदांत, यह सब जो विद्याएं हैं, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की विद्याएं हैं, जो ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जो मुक्ति की बात करते हैं, यह सब बातें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। यह तो समस्त प्राणी जगत के लिए है। और यहाँ तक कि जो चींटी है, जो रेप्टाइल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, वह सब भी अपनी योनि से ऊपर उठते हुए क्रमशः मनुष्य की योनि में आएंगे और फिर वहाँ से सबको जाके मुक्ति का होना है, सबको मुक्त होना है। और मुक्त कैसे होगा? मुक्त वही होगा जिसको विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। वह विद्या होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें बंधनग्रस्त करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें फ्रस्ट्रेट करे। वह विद्या नहीं होनी चाहिए जो हमें बहुत केवल रुपए, पैसे और धन आदि की प्राप्ति के लिए लोलुप बनाए। वस्तुतः हमें ज्ञान यह होना चाहिए कि हम समाज का भी हित करें, लोक हित करें, परिवार का हित करें, कल्याण करें और सारी सृष्टि को, सबको अपना कुटुंब माने। यह भाव होना चाहिए। और भारतीय जब नई पीढ़ी हमारी यह सब जान के आएगी, समाज को देगी, तो समाज वैसे ही उसको सम्मान देगा और समृद्धि और शांति सब कुछ प्राप्त होगी। लेकिन एक बात इसमें है पांडे जी के, जिस तरह से 800 साल की गुलामी में हमारी पल प्रतिपल बदलने वाली ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, इसमें 800 साल की गुलामी में कोई अपडेट नहीं हुआ, कोई ज्योतिष में ऐसा विकास नहीं जी हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग
उस 800 साल में पहले मुगलों से लड़ते रहे, फिर विदेशियों से लड़ते रहे, फ्रेंच आए, डच आए, पारसी आए और ब्रिटिशर्स आए। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग 800 साल से युद्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आज का विज्ञान है वह विज्ञान 800 साल के पहले के ढूंढे हुए सिद्धांतों पर आश्रित है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान बदली हुई गोचर की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, आकाशगंगा की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति या हमारे जो पूरे के पूरे औरा मंडल की स्थिति है, उस बदली हुई स्थिति में ज्योतिष पर नए सिरे से शोध होना चाहिए या इस वर्तमान ज्ञान को अपग्रेड किया जाना चाहिए या इस ज्ञान के अंदर कुछ ऐसे नए तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इसको ज्यादा साइंटिफिक माने, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे? ऐसा आपका क्या मत है? बात बहुत अच्छी आपने कही है और यह होता भी रहा है भारत में। भारत के विद्वानों ने हमेशा नई चीज़ों को हमेशा समय के साथ संशोधन करने में विश्वास किया है और जो तर्क के अनुरूप हो, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुरूप हो, उसी को स्वीकार किया है। भारत में प्राचीन काल में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणित के वैज्ञानिक हुए, खगोल के वैज्ञानिक हुए लगध मुनि के विज्ञान, उन्होंने वेदांग ज्योतिष नाम की एक पुस्तक लिखी। वह पुस्तक आई, फिर आर्यभट्ट आते हैं 3री शताब्दी में, उन्होंने उसमें कुछ अपडेट किया। चूंकि 14वीं शताब्दी में 1400-1700 साल बाद नई पुस्तक आती है आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्ट ने काफ़ी कुछ उसमें संशोधन किया। उसके 300 साल बाद, लगभग उसके 300-400 साल बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा तो आर्यभट्टियम में संशोधन किया। फिर ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य आते हैं, 10वीं शताब्दी में भास्कराचार्य आते हैं, उन्होंने वो सिद्धांत शिरोमणि लिखा। सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ज्ञान को संशोधित किया, परिवर्धित किया। फिर सिद्धांत शिरोमणिकार भास्कराचार्य के ज्ञान को, फिर उसके बाद कमलाकर भट्ट आते हैं 14वीं शताब्दी ईस्वी में, उन्होंने बहुत सारा संशोधन परिवर्धन किया। अब वर्तमान समय में भी एक ऐसी पुस्तक की, एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने किया भी है, काफ़ी कुछ अपडेट किया भी है और कर भी रहे हैं, तो उससे एक नई पुस्तक की आवश्यकता है। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें लगभग सूक्ष्मता के स्तर पर आती हैं। अभी कुछ दिन पहले नासा वालों ने स्पष्ट निकाला कि जो उनके विशालतम यंत्र जो कैलकुलेशन करके सूर्य ग्रहण के आरंभ, मध्य और मोक्ष की बात करते हैं समय की, वह उससे ज़्यादा सूक्ष्म हमारी ग्रह गणना करती है, पंचांग की गणना करती है। तो वह लोग भी मानते हैं। लेकिन यह है कि हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा संशोधन परिवर्धन की प्रवृत्ति रही है। जब पूरी दुनिया में, जब ईसा मसीह को ये वो नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो अपनी उसके प्रति तर्क की बात कर सके, उन्होंने कुछ तर्क की बात किया तो उनको सूली पे चढ़ना पड़ गया। जब सुकरात को यह अपनी बात को कहने का, स्पष्ट तर्क करने का अधिकार नहीं था और उन्होंने, सुकरात ने कहा तो उनको फिर जहर का प्याला पीना पड़ गया। 14वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ब्रूनो ने अपनी बात कही थी और ब्रूनो ने तर्क की बात की थी, उनको चौराहे पे जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो ने कहा था कि जरा इस पे चिंतन होना चाहिए कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, कि सूर्य घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर, और उनको जेल में भेज दिया गया। ऐसे इस तरीके की प्रवृत्ति जहां एक तरफ रही, वहीं भारत की प्रवृत्ति रही कि भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध आते हैं। वो कहते हैं कि मैं वैदिक परंपरा को स्वीकार नहीं करता, उसमें कुछ नई चीजें आनी चाहिए, और गौतम बुद्ध को भारतीय सनातन परंपरा ने अपना 23वां अवतार मान लिया। इसके अलावा चारवाक जी आते हैं। चारवाक कहते हैं मैं आत्मा के सिद्धांत को मानता ही नहीं, पुनर्जन्म को मानता ही नहीं। भारत उनको भी स्वीकार करता है, उनको भी अध्ययन करने की एक 6 दर्शन के अलावा उनका भी दर्शन पढ़ता है। तो भारत की यह परंपरा रही। तर्क प्रतितर्क में हमेशा विश्वास किया जाता रहा है। तर्क की कसौटी पे जो बातें सही हों उसको स्वीकार करने की परंपरा रही है। आगे भी हम लोग इस परंपरा को कायम रखेंगे। अन्य लोगों की तुलना में हम लोग इस मामले में ज़्यादा खुले विचार के हैं, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को पूरा खुला रखते हैं। बस भारत का दुर्भाग्य रहा, 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, इसलिए हम अपने विज्ञान को अध्ययन कम कर पाए। हम लोग
उनसे बचने, अपने को बचाने में रह गए। अब चीजें ठीक हो रही हैं, ईश्वर ने चाहा, प्रकृति ने चाहा तो थोड़े दिन में और सब भारतीय विज्ञान, भारत की जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है अपने उत्कृष्ट उस पे पहुंचेगी, उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करेगी, और तब भारत पूरी दुनिया के हित के लिए, पूरी सृष्टि के उपयोग के लिए तमाम सारी ऐसी चीजें देगा जिससे पूरी दुनिया को सुख शांति मिलेगी और सब के अंदर भारत के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर इस तरह की कल्पना के साथ हम लोग आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे अपने सनातन ज्ञान को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी पर पुनः स्वर्ग स्थापित होगा, पुनः सतयुग की स्थापना होगी। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी प्रणाम।